दोस्तों हम लोगों की सीरीज चल रही थी चार्ल्स लैम्ब। और चार्ल्स लैम्ब पर आधारित पहले भी मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूं। इनमें से पहले वीडियो में हमने चार्ल्स लैम्ब की बायोग्राफी को डिस्कस किया था और वो वीडियो 1-1.5 घंटे की लगभग पूरा का पूरा वीडियो थ्योरेटिकल था, जिसमें हमने पूरी थ्योरी को कवर किया। इसके बाद हमने कल एक दूसरी वीडियो बनाई थी जो कि चार्ल्स लैम्ब के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज पर आधारित थी। और ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे वो इनके प्रीवियस ईयर में जो पीजीटी के एग्ज़ाम में लास्ट टाइम पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर्स में जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड किया था। और उस वीडियो में 1 से लेकर के 25 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया। और आज हमारी ये तीसरी वीडियो है और इस थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 से लेकर के 50 क्वेश्चंस को। दोस्तों तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये भी सभी क्वेश्चंस जो हैं वो पीजीटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो इसीलिए इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं 26 क्वेश्चन पर चलने के लिए। और ये रहा हम लोगों का 26 नंबर। 26 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों? 26 नंबर हमारा कहता है कि हु यूज्ड, किसने प्रयोग किया, द एपिथेट। एपिथेट क्या होता है? एक विशेषण या किसी की विशेषता बताने के लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो सिमिलर वर्ड होता है वो सॉब्रिक्यूट होता है, याद रखिएगा, SOBRIQUET। सॉब्रिक्यूट वर्ड यूज करते हैं इसी के सिमिलर के लिए। तो अगर कभी भी हमारा सोनोनिम पूछा जाए कि एपिथेट का सोनोनिम क्या होता है तो सॉब्रिक्यूट। सॉब्रिक्यूट भी किसी की विशेषता बताने के लिए इस शब्द का यूज किया जाता है। तो इतना क्लियर हो गया। तो एपिथेट मीन्स हमने क्या बताया? किसी की विशेषता बताने के लिए, यानी कि ये विशेषण है। और कौन से विशेषता बताने वाले शब्द कौन से? जेंटल हार्टेड चार्ल्स। ये किसने, ये विशेषता बताने वाले शब्दों को किसने यूज किया? फॉर चार्ल्स लैम्ब, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के लिए। तो वो व्यक्ति कौन था यूज करने वाला? कॉलरिज था। एसटी कॉलरिज ने, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने यूज्ड, प्रयोग किया द एपिथेट, यानी कि विशेषता बताने वाले शब्द। और वो विशेषता बताने वाले शब्द कौन से थे? जेंटल हार्टेड चार्ल्स कह करके पुकारा। ये उनकी जो है तारीफ में एसटी कॉलरिज ने शब्द कहे थे। किसकी तारीफ में? चार्ल्स लैम्ब की तारीफ में। किसने कहे? एसटी कॉलरिज ने। क्या कहा? जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा। किसकी तारीफ में बोले ये शब्द? तो चार्ल्स लैम्ब की। अगला 27 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? विच रोमांटिक नॉवेल, कौन सा रोमांटिक नॉवेल इज मीन्स है। यानी कि अब पहली बात तो ये समझना है आपको कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा, बाई चार्ल्स लैम्ब, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा कौन सा रोमांटिक नॉवेल है इन चारों में से। तो इन चारों में से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा जो रोमांटिक नॉवेल लिखा गया वो कौन सा है? रोजामंड ग्रे, यानी कि रोजामंड ग्रे को लिखा गया है। थोड़ा सा समझिए ये रोजामंड ग्रे क्या है। रोजामंड ग्रे जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में किसके द्वारा? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। और ये इनका एक कैसा नॉवेल था? रोमांटिक नॉवेल था, रोमांस से भरा हुआ था। और ये जो नॉवेल लिखा गया था वो इनके फर्स्ट पीरियड ऑफ लिटरेरी करियर में लिखा गया, यानी कि उनके लिटरेरी करियर की लगभग शुरुआत ही हो रही थी चार्ल्स लैम्ब की, तभी उन्होंने इस रोमांटिक नॉवेल को लिखा। चार्ल्स लैम्ब ने कौन से रोमांटिक नॉवेल को? रोजामंड ग्रे को। और ये क्वेश्चन हमारा पीजीटी के 2003 में पूछा गया है। अगला 28 नंबर क्या कहता है? मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन वेस्ट। ये क्या है? एक एसे है चार्ल्स लैम्ब का। कौन सा? मिसेस बैटल्स ओपिनियंस ऑन वेस्ट इज एन एसे, एक निबंध है, डैट जो हैज डिलाइटेड, यानी कि खुशियाँ प्रदान करता है, जनरेशंस मीन्स पीढ़ियों को। जैसे हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी क्या है, पीछे बीत गई पीढ़ी क्या, तो उसे जनरेशन कहते हैं इंग्लिश में। जनरेशन ऑफ रीडर्स, पाठकों की। इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि मिसेस बैटल ऑफ वेस्ट
जो इन्होंने ओपिनियन दी थी, मिसेस बैटल्स ओपिनियन ऑन विश, एक निबंध है जिसने पाठकों को, रीडर्स की पीढ़ियों को प्रसन्न किया है। यानी कि इस नॉवेल को पढ़ कर के आने वाली जो हमारी रीडर्स हैं, पाठक हैं या उनकी पीढ़ियां हैं, उनको हमेशा खुशी मिलती रहेगी। ओके, हम इसे इसमें ढूंढते हैं, यानी कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए कौन से ऐसे में इसको देखते हैं। तो ये किस में पब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है आंसर इसका 28 नंबर का, अर्थात ए वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा दोस्तों। किस में, ऐसे ऑफ एलिया जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया था, ये उसी में दोस्तों छपा, ऐसे ऑफ एलिया में। क्लियर हो गया इतना। अगला देखो नेक्स्ट 29 नंबर, लैम्ब्स ऐसे ऑफ एलिया, जो लैम्ब के द्वारा फर्स्ट वॉल्यूम ऐसे ऑफ एलिया का पब्लिश करवाया गया था। और ये फर्स्ट ऐसे ऑफ एलिया का पब्लिश करवाया गया था 1823 में, ध्यान रखना, ठीक है। वर रिटेन लिखा गया इन कब, 1820 से लेकर के 1823 के बीच में जितने भी एसेज लिखे गए वो सभी ऐसे ऑफ एलिया फर्स्ट पब्लिकेशन, फर्स्ट वॉल्यूम में इनको पब्लिश करवाया गया था। तो पहली चीज़ उन्होंने ये कही कि जो ऐसे ऑफ एलिया था वो कब पब्लिश हुआ था, वो 1823 में पब्लिश हुआ था। और इन्होंने निबंधों को लिखना कब शुरू करा था, 1820 से लेकर के 1825 तक। और इस बीच में जितने भी एसेज लिखे गए उन सभी एसेज को इन्होंने फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में क्या कराया, पब्लिश करवाया। तो उसी का जो फर्स्ट वॉल्यूम था वो 1823 को पब्लिश करवाया था। और इसके 10 साल बाद इन्होंने लास्ट एसे ऑफ एलिया के नाम से इन्होंने सेकेंड वॉल्यूम पब्लिश करवाया, वो 1833 में साथियों। क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ पर उन्होंने यही तो पूछा है, कुछ और वेन वर द लास्ट एसेज ऑफ एलिया जो पब्लिश हुआ था, लिखा गया था, वो कब लिखा गया था, तो 1833 में, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। और 30 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, अपार्ट फ्रॉम टेल्स ऑफ शेक्सपियर। अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के अलावा चार्ल्स लैम्ब ने वर्क, यानी कि उनका एक वर्क था फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, ओनली इंक्लूड्स करता है। वो वर्क कौन था, कौन सा था, आपको ये बताना है। यानी कि शेक्सपियर की कहानियों के अलावा बच्चों के लिए चार्ल्स लैम्ब ने कौन सा वर्क लिखा, यानी कि इन चारों में से चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया कौन सा ऐसा वर्क है जो बच्चों के लिए लिखा गया। तो वो कौन सा वर्क था, एक तो इनका टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर तो था ही था, और इसी के तुरंत बाद द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस आया था दोस्तों। कौन सा, द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस, भूलिएगा मत। यानी कि टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर के बाद तुरंत बाद बच्चों के लिए जो इनका ऐसे आया था वो एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस था। और जिसमें एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस में यूलिसिस की जर्नी दिखाई जाती है ट्रॉय से लेकर के और उनके किंगडम इथाका तक की। ठीक है दोस्तों। और ये पूरा का पूरा जो बुक थी, पूरी बुक थी, वो बहुत पॉपुलर थी। और ये सिर्फ और सिर्फ अडल्ट्स के बीच में पॉपुलर नहीं थी, बल्कि ये बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक थी इनकी। ये दो बुक्स बहुत पॉपुलर हुई और इनसे इन्हें बहुत प्रसिद्धि भी मिली चार्ल्स लैम्ब के लिए। पहली, और ये दोनों ही बुक्स जो हैं वो कोलैबोरेशन में लिखी गई थी, यानी चार्ल्स लैम्ब ने अपनी बहन मैरी लैम्ब के साथ मिलकर के लिखी। कौन कौन सी, एक तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर और दूसरा एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। 31 नंबर हमारा क्या कहता है, हु रोट, किसने लिखा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को। देखो वही फिर से आ गया, तो किसने लिखा, चार्ल्स लैम्ब ने। आपको रट जाने, दो वीडियो अगर 2 घंटे के लिए देख लोगे तो चार्ल्स लैम्ब आपको रट जाएंगे, ध्यान रखना।
चार्ल्स यानी कि द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर पब्लिश कब हुई इतना बता दो, 1807, याद रखना। ठीक है, इसके बाद में ये किसके द्वारा लिखी गई, चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब ने इनसे कोलाब्रेशन में लिखी थी। अब आगे 32 नंबर में देखो, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, कौन अंग्रेजी निबंधकारों का राजकुमार कहा जाता है? तो द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट किसको कहा जाता है? चार्ल्स लैम्ब को। और सर फ्रांसिस बैकन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। ठीक है, अगला 33 नंबर देखो, हु हैज़ रिटन द एसे, निबंध किसने लिखा? द ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल। जो ओल्ड वेंचर्स ऑफ इनर टेम्पल है, ये वाला निबंध किसने लिखा? यानी कि इनर टेम्पल, तो ये किसने लिखा? ये भी चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स लैम्ब। याद रखिए, द ओल्ड वेंचर ऑफ द इनर टेम्पल जो कि लिखा गया चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। और लैम्ब क्या है? एक इंग्लिश राइटर, और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो एज अ पोइट की, साथ ही साथ ये एसेस्ट भी हैं, और ये बेस्ट सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं तो अपने एसे ऑफ इलिया के लिए जाने जाते हैं। 34 नंबर हमारा एसे ऑफ इलिया इज मीन्स है, कैसा है? तो एक प्रैक्टिकल ऑटोबायोग्राफी प्रैक्टिकली ऑटोबायोग्राफिकल फ्रैगमेंट्स है। इसका अर्थ क्या हुआ कि एसे ऑफ इलिया जो निबंध हैं वो व्यवहारिक रूप से आत्मकथात्मक अंश हैं। प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से, ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथात्मक, और फ्रैगमेंट्स अंश होता है, अर्थात टुकड़े टुकड़े या खंड करना। ओके, तो आत्मकथात्मक अंश हैं इनके, इसमें देखने को मिलती है, पूरी आत्मकथात्मक देखने को ही मिलती है ऐसे ऑफिलिया। अब 35 नंबर देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब। 4 एसेज के नाम दे रखे, इनमें से कौन सा एसे जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इनमें से कौन सा है? सी वाला, गोइंग टू जर्नी। तो गोइंग टू जर्नी फिर किसके द्वारा लिखा गया है? हम बता देते हैं, ये विलियम हैजलिट के द्वारा लिखा गया, विलियम हैजलिट के द्वारा। और विलियम हैजलिट ने गोइंग ऑन आ जर्नी लिखा था 1882 में। कब लिखा था? 1882 में। अगला 36 नंबर हमारा कहता है, ए से निबंध रिटन लिखे गए, अचीव्ड हाइट न्यू विद एसे ऑफ इलिया। और ये झारखंड पीजीटी 2017 में पूछा गया है, यानी कि चार्ल्स लैम्ब्स एसे कौन से थे? एसे ऑफ इलिया किसके थे? चार्ल्स लैम्ब के। तो इसे समझो, जो एसे राइटिंग में इन्होंने एक नई ऊंचाई को छुआ था चार्ल्स लैम्ब ने, और किस से? एसे ऑफ इलिया से। हम बता चुके हैं एसे ऑफ इलिया इनकी बहुत ही प्रसिद्ध वर्क था, यानी कि निबंधों का संग्रह था, जिसको 2 वॉल्यूम्स में इन्होंने पब्लिश करवाया, 1823 और 1833। ये क्या था? कलेक्शन ऑफ एसेज। ध्यान रखना, क्या है एसे ऑफ इलिया? क्या है? एक कलेक्शन ऑफ एसेज है। किसका है? चार्ल्स लैम्ब का। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन समझिएगा 37 नंबर को। इसमें क्या है? एक वर्क है इनका, ड्रीम चिल्ड्रन। कौन सा है? ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि डे ड्रीम लिखा था इन्होंने, एक रेवर लिखा था। तो उसकी कुछ लाइनें हैं लंबी सी, जरा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें समझा देता हूँ तेजी से। और जब एंड while I stood gazing, both the children gradually grow fainter to my view, receding and still receding till nothing at last but 2 mournful feathers were seen in the uttermost distance, which without speech strangely impressed upon me the effect of speech। इतना लंबा फुल स्टॉप है, जरा समझो। जब मैं टकटकी लगाए खड़ा रहा, जब मैं एकदम बिना पल के झपकाए वहाँ पर खड़े खड़े देखता रहा,
तो दोनों बच्चे धीरे धीरे मेरे दृष्टिकोण से ओझल होते गए। जैसे जैसे वो दूर जाते गए वैसे वैसे मेरे दृष्टिकोण से ओझल होते गए, पीछे हटते हुए और फिर कुछ भी नहीं होने तक, फिर भी पीछे हटते हुए दो अलग अलग दूरियों पर देखा जो बिना भाषण के अजीब तरह से मुझ पर प्रभाव डालते थे। हम ना तो एलिस के, क्या लिखा है, वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम ना तो एलिस के, नार ऑफ दी, नार आर बी चिल्ड्रन एट ऑल। कितना अच्छा बोला, हम ना तो एलिस के हैं, ना तुम्हारे हैं, और ना ही हम सभी बच्चे हैं, और ना ही हम सभी बच्चे हैं। बी चिल्ड्रन एट ऑल, वी आर नथिंग लेस देन नथिंग एंड ड्रीम्स। अर्थात हम कुछ भी नहीं और सपनों से कम नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं और सपनों से कम नहीं हैं। यानी कि फ्रॉम विच वर्क हैव द अबव लाइन बीन टेकन, उपरोक्त पंक्तियों को किस वर्क से, कौन से वर्क से लिया गया है, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये इसका ए वाला ऑप्शन सही होगा। ड्रीम चिल्ड्रन से ली गई लाइनें हैं ये द रिवायर, रिवायर का मतलब होता है डे ड्रीम। 38 नंबर, द वर्ड इलिया इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो इलिया वर्ड है वो किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये किससे संबंधित है, चार्ल्स लैम्ब से, यानी कि सी ऑप्शन इसका भी आपका क्या होगा, सही होगा। और चार्ल्स ने सबसे पहली बार इस इडियम ने, इस उपनाम इलिया को अपने ए से द साउथ सी हाउस में, जो साउथ सी हाउस में एक इनके साथ में काम करने वाला सहकर्मी था उससे अडॉप्ट किया। ठीक है, इटालियन मैन था जो कि इन्हीं के साथ, चार्ल्स लैम्ब के साथ ही साउथ सी हाउस में वर्क करता था। अगला क्वेश्चन देखो, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय, ये जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है वो किसके द्वारा लिखी गई, और आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में करके कि जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर है वो कब लिखी गई, कब पब्लिश करवाई गई, किसके द्वारा लिखी गई, ये तो मैं बता देता हूँ, चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखी गई। लेकिन आपको ये पब्लिश कब हुई ये आपको बताना है दोस्तों, और ये भी बताना है ये किन दो लोगों ने मिलकर के लिखा था, यानी कि ये कोलाब्रेशन वर्क है, और कोलाबरेटेड वर्क में किसके सहयोग से, किन दोनों ने आपस में मिलकर के इस टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर को लिखा, उन दोनों लोगों के नाम, प्लस में ये कैसी बुक है, अडल्ट बुक है या चिल्ड्रन बुक है, बच्चों के लिए या वयस्कों के लिए लिखी गई। 40 नंबर पे, मैन इज अ गेमिंग एनिमल, ही मस्ट ऑलवेज बी ट्राइंग टू गेट द बेटर इन समथिंग और अदर। मनुष्य एक जुआ खेलने वाला जानवर है जो हमेशा किसी न किसी चीज़ में बेहतर करने की कोशिश करता रहता है, बेहतर करने की कोशिश करता रहता है। और ये फेमस कोट कहाँ से लिया गया, आपको ये बताना है। माफ़ करना दोस्तों, ये 40 नंबर पे आपको बताना है, बी पॉइंट इसका सही होगा, ए से ऑफ इलिया। दोस्तों कहाँ से लिया गया, यानी कि ये जो फेमस कोटेशन है वो ए से ऑफ इलिया से ली गई है, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया, और ये एक कलेक्टेड ऑफ एसेज हुआ है, और ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1823 में, दूसरा इसका सेकेंड वॉल्यूम 10 साल बाद 1833 में। 41 नंबर क्वेश्चन कौन सा कहता है, चार्ल्स लैम्ब ने अडॉप्टेड द नेम इलिया कहाँ से, विच वाज डेट ऑफ, वो कौन सा था, तो इन्होंने कहा एक इटालियन क्लर्क था एट द साउथ सी हाउस, इनके साथ द साउथ सी हाउस में काम करने वाला एक इटालियन क्लर्क था, उसी से इन्होंने इस उपनाम को अडॉप्ट किया। दोस्तों अगला 42 नंबर क्या कहता है, लैम्ब स्पीक्स, लैम्ब कहते हैं ऑफ हिज फादर, अपने पिता से, अंडर द नेम ऑफ, किस नाम से। ओके तो हमने जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि लैम्ब ने स्पीक ऑफ हिज फादर अंडर द नेम, कौन से नाम से पुकारा अपने पिता को, तो लॉबेल,
नाम से, यानी कि ए वाला इसका क्या है आंसर है दोस्तों। अगला 42 नंबर पे अच्छा लॉवेल वाला हो गया। 43 नंबर पे देखो, लैम राइट्स आज चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं अबाउट बारे में हिज सिस्टर, अपनी बहन के बारे में, इन हिज एसे अपने निबंध, और उनके कौन से निबंध की बात हो रही है, ड्रीम चिल्ड्रन की, अंडर द नेम ऑफ, किस नाम से लिखते हैं दोस्तों। तो ये भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया था कि जो चार्ल्स लैम्ब होते हैं वो ड्रीम चिल्ड्रन में अपनी बहन को किस नाम से कैरेक्टराइज करते हैं, तो कॉजेन ब्रिजेट के नाम से। तो ये भी हमने जब आपको थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था चार्ल्स लैम्ब ने अपना उपनाम जो है वो इलिया रखा, और इनकी बहन मैरी लैम्ब ने अपना उपनाम कॉजेन ब्रिजेट रखा। ठीक है, ब्रिजेट रखा दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, इन विच ऐसे कौन से निबंध में वी केम टू नो, हमको पता चलता है, ऑफ लैम्ब्स चार्ल्स लैम्ब के अनसक्सेसफुल लव अफेयर के बारे में, विद एलिस विंटरटन के हुज एक्चुअल नेम, जिनका वास्तविक नाम क्या था, एन सिमोन्स था। तो एन सिमोन्स के साथ इनके लव अफेयर, अनसक्सेसफुल लव अफेयर के बारे में पता चलता है। तो वो ऐसा कौन सा ऐसे था जिसको पढ़ कर के हमको ये जानकारी मिलती है कि इनका एक एन सिमोन्स के साथ एक लव अफेयर था, और एन सिमोन्स का एक्चुअल नाम ये था, एक नाम इसका मतलब एलिस विंटरटन भी था, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा, ड्रीम चिल्ड्रन को पढ़ करके पता लगता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। 45 नंबर को, लैम्ब एज एन एसेस्ट, अगला क्वेश्चन हमारा, लैम्ब एज एन एसेस्ट एक निबंधकार के रूप में बाज मच इन्फ्लुएंस्ड, बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बाई से, किससे, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि सर थॉमस ब्राउनी से। हु सेज, कौन कहता है, लैम्ब्स स्टाइल इज इनसेपरेबल फ्रॉम हिज ह्यूमर, लैम्ब का जो स्टाइल है वो इनसेपरेबल है फ्रॉम हिज ह्यूमर, अपने ह्यूमर से, ऑफ विच इट इज द एक्सप्रेशन, ये बात कौन कहता है, तो ह्यूज बेकर कहते हैं, और ह्यूज बेकर ने इनके बारे में कई कमेंट दिए हैं दोस्तों। अगला, लैम्ब ने प्रयोग किया द इमेजिनरी नेम, एक काल्पनिक नाम, ओके, टेस्टेसिया और क्रेसेरेसिया, ओके, ये कहाँ यूज किया, तो इन्होंने आप बैचलर कंप्लेंट में दोस्तों। अगला, लैम्ब की एक पोइम है द ओल्ड फैमिलियर फेसेस इज कंसर्न्ड विद, जो ओल्ड फैमिलियर फेसेस है वो किससे संबंधित है, ए ऑप्शन आपका सही होगा, द डेथ ऑफ लैम्ब्स मदर्स, यानी कि इस वाले पोएम में द ओल्ड फैमिलियर फेसेस में इनकी माँ की डेथ के बारे में बताया जाता है। ठीक है, उससे संबंधित है। 49 नंबर हमारा, लैम्ब का जो वर्क है एम मिस्टर एच इज, वो कैसा है, पोएम है, ट्रेजेडी है, अ फार्स इन प्रोज है, तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही होगा, अ फार्स इन प्रोज। और आज की वीडियो का लास्ट जो हमारे द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा, लैम्ब्स सटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ इज आ, क्या है, एक ह्यूमरस बैलड है इनका। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि चार्ल्स लैम्ब ने एक ह्यूमरस बैलड लिखा, उसका क्या नाम है, तो आप याद रखोगे सटन इन सर्च ऑफ अ वाइफ, ये इनका क्या है, एक ह्यूमरस बैलड है दोस्तों। और आपको इस आज का आखिरी क्वेश्चन जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, तो प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स, और इसका आंसर क्या होगा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार्ल्स लैम्ब का जो पोएटिक ड्रामा है जॉन वुडविल, ओके, वो क्या है, अ ट्रेजेडी वाज इनिशियली टाइटल्ड
4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शंस में से कौन से टाइटल से इस ट्रेजेडी को बताया गया, 4 में से कोई एक सही है दोस्तों। उस सही वाले का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, जय भारत।